गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्ट हमारा रहने वाला है शरीर रचना। शरीर रचना कॉमन सब्जेक्ट और कॉमन टॉपिक हमारा रहने वाला है ऊतक, टिश्यू। क्या हो गया मैथ्यू? क्या हो गया? अच्छा, स्किन। पेज नंबर 11। पेज नंबर 11। ऊतक क्या है? टिश्यू। शारीरिक दोष नहीं है, हैं? ये इस बुक में नहीं है, वो दूसरी वाली है, ये नहीं है। ये टॉपिक है उस वाली बुक में है, ये इसमें भी होगा, आगे पीछे होगा, लेकिन जो डिप्लोमा वाली बुक है ना उसमें 11 नंबर पेज पे है। लेकिन टॉपिक ये आपका बीएससी में भी है और डिप्लोमा में भी कॉमन टॉपिक है, ठीक है? कोई नहीं, याद देख लो, समझा दूंगा। टिश्यू क्या है? ऊतक, हाँ, कोशिकाओं का समूह। जैसे एक सिंगल सेल है ना, जब ऐसे सेल इकट्ठे हो जाएंगे, ग्रुप बना लेंगे। कैसे सेल? जो एक जैसी संरचना वाले, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, है ना, मतलब जिसकी मॉर्फोलॉजी यानी कि स्ट्रक्चर भी वैसा है, एक जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर वाले और एक जैसे काम करने वाले जो सेल्स होते हैं वो इकट्ठा हो गए, ग्रुप बना लेते हैं, तो बहुत सारे सेल मिलके क्या बनता है? एक टिश्यू, ऊतक बोलते हैं जिसको हिंदी में, ठीक है। और फिर क्या है, जब बहुत सारे ऐसे टिश्यू एक जैसे सिमिलर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल टिश्यू ये इकट्ठे होंगे तो क्या बनता है? ऑर्गन। जब इसी प्रकार कई ऑर्गन मिलके कोई फंक्शन कर रहे हैं, है ना, कोई बॉडी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो फिर वो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। तो मेन बात आज हम करेंगे टिश्यू की। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है, कोशिकाओं का समूह, ठीक है। तो फिर जब हम बात करेंगे कि टिश्यू होते कितने प्रकार के हैं, मेनली 4 टाइप्स होते हैं। क्या कह रहे हो? हाँ, ऑर्गन ग्रुप ऑफ टिश्यू, ठीक है। और जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन हो जाएगा तो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। हाँ, क्या हो गया? टिश्यू में कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू, और कौन सा है? मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, और कौन सा होगा? है एपिथेलियल टिश्यू। मेनली ये 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। फिर एक न्यूरल टिश्यू, नर्वस टिश्यू बोलते हैं जिसको, नर्वस। चारों प्रकार के टिश्यू ही पूरी बॉडी में फंक्शन करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करता है, जैसे ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, पूरी बॉडी को कनेक्ट रखता है ना। पूरी बॉडी में हार्मोन्स या एंजाइम्स जो भी सप्लाई करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, वो कौन करता है? ब्लड करता है। वैसे ही मसल्स टिश्यू होंगे
जिन टिश्यूओं से मिलके मसल्स बनती है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू होता है, जैसे कोई भी ऑर्गन है उसके अंदर एक लेयर बनती है, अंदर भी और बाहर भी, ठीक है, यानी कवरिंग और प्रोटेक्शन का जो काम करती है ना, वो एपिथेलियल होती है ना टिश्यू, उससे मिलके बनती है। और क्या है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में क्या आता है, जो जैसे न्यूरॉन्स है, हाँ न्यूरॉन्स वगैरह जैसे ऊपर जाते हैं या जो भी मतलब मैसेज जाते हैं वो इनके थ्रू जाते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं संयोजी ऊतक। जोड़ने वाला, हाँ जोड़ने वाला, संयोजी। फिर मसल टिश्यू को क्या बोलते हैं, पेशीय ऊतक। पेशीय यानी कि मसल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू को बोलते हैं उपकला, है ना, उपकला ऊतक। क्या कैसी होती है ये, जैसे लेयर्स नहीं है अपनी, लेयर्स होती है जैसे अपने अंदर बॉडी में, जैसे मान लो आप ये लीवर है जैसे, है ना, लीवर को आप काटोगे, ठीक है, अंदर भी इसके लेयर बनी हुई है प्रोटेक्शन के लिए। अब जैसे मान लो स्टमक है, ठीक है, स्टमक में एसिड जाता है ना, स्टमक में एसिड जाता है, अंदर एक इसके म्यूकस मेम्ब्रेन बनी होती है, वो सिर्फ खाने को पचाने में काम करने देती है। अब जबकि वो एसिड है तो वो अपने मांस को भी तो जला सकता है ना। जब वो कई बारी बहुत ज्यादा एसिडिक चीजें आप खाते रहते हैं, ऐसा खान पान होता है अपना, तो क्या होता है वो लेयर थोड़ी सी हट जाती है उससे, ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर अपने पेट में जलन होने लगती है, तो आप उसको बोलते हैं ना अल्सर हो गया। समझ रहे बात, जैसे ये स्टमक है ना इस तरह से, ठीक है, इसके अंदर यहाँ सारे में एक लेयर होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो अपने शरीर के अंग का बचाव करती है, जबकि खाने का पाचन करवाती है किसी एसिड से, ठीक है। एसिड आएगा, ठीक है, अब वो एसिड बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, मतलब गलाने वाला, ठीक है, लेकिन उस लेयर के कारण ऊपर वाले ने अपने को ये लेयर दिया, नहीं तो अपने इनमें भी छेद हो जाते हैं, इतना तेज होता है वो। तो वो लेयर क्या करती है, उसको अपने अंगों को बचा के रखती है, ठीक है। और जब कभी कभी बहुत ज्यादा एसिड अपने बनता ही रहता है अपने ऐसे खान पान के कारण, तो क्या ये लेयर थोड़ी सी डिसकंटिन्यू हो गई, तो फिर एसिड जब भी आएगा यहाँ पे बहुत ज्यादा जलन होने लग जाती है, कईयों को जब खाली पेट होते हैं तब, और कईयों को खाना खाने के बाद में, क्योंकि एसिड तो आएगा ठीक है। इसलिए फिर हम एक सिरप देते हैं ऑक्जेटाकाइन वाली, उसमें साल्ट होता है ऑक्जेटाकाइन, ठीक है। वो ऑक्जेटाकाइन क्या कहते हैं हम, कि आप जब भी पेशेंट को बोलते हैं खाना खाओ, उससे आधा घंटे पहले 2 ढक्कन इस सिरप के पीने हैं, ठीक है। सुक्रालफेट सुनी होगी आपने, सुक्राबेन नहीं सुनी, सुक्राबेन ओ के नाम से आती है, सुक्रालफेट प्लस ऑक्जेटाकाइन, उसमें साल्ट होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन में आता है। वो क्या करते हैं, आधे घंटे पहले जब पिलाएंगे ना, तो वे आर्टिफिशियल ऐसी लेयर बना देंगे, वो अपने स्टमक में वैसी लेयर बना देता है, जिससे कि वो एसिड यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन डिसकंटिन्यू है, वहाँ पे टच ना कर पाए। वैसे तो नेचुरल ही होती है, एक बार खराब हो गया, हाँ हाँ, उसके बाद फिर क्या होगा, अपने शरीर में एक ऐसी चीज भी है ना, अपने आप सेल्फ रिपेयर करता है शरीर, ठीक है। तो जब तक 4 5 7 दिन तक अपा पेशेंट को बोलेंगे मिर्च मसाले वाली चीजें नहीं खानी, ऐसी चीजें नहीं खानी जो एसिड बनाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे तो ठीक होने का प्रोसेस शुरू हो गया, लेकिन तब तक 4 5 दिन तक तो हम आर्टिफिशियली वो सिरप के द्वारा ये लेयर बना रहे हैं, समझ रहे हो बात को। तब तक वो ठीक हो जाएगी, दोबारा से हो जाएगी, फिर अपना जैसे मर्जी खाओ पियो, है एक बार आप भी काम करेंगे, हाँ बस ये है, ठीक है। तो इस तरह से ये होगी। तो और कौन सी रहेगी, मसल टिश्यू को पेशीय ऊतक बोला है, और जो नर्वस टिश्यू है उनको क्या बोला है, तंत्रिकीय, ठीक है। हाँ, फिर क्या है, कवरिंग एपिथेलियम, जो कवर करती है, एपिथेलियम मैंने आपको बताया ना, कवरिंग होती है, जो आच्छादन उपकलाएं बोलते हैं उसको हिंदी में, आच्छादन कर रही है ना उसका, कवर कर रही है उसको, ठीक है। तो ये कह रहा है कि शरीर तथा अंतर अंगों की
बाहरी और भीतरी सतहों पर ठीक उसी प्रकार स्तर बनाती है जैसे फलों एवं सब्जियों पर उसका छिलका होता है। अंदर भी होती है, बाहर भी होती है। ठीक है। फिर क्या है ग्रंथिल। ग्रंथिल क्या है, ये विभिन्न ग्रंथियों में पाया जाता है। ग्रंथियां किसे कहते हैं हम, जो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, उसमें पाया जाता है। फिर सेकंड आ गया अपना कनेक्टिव टिश्यू, जिसे संयोजी ऊतक बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, मैंने आपको बोला कनेक्टिव टिश्यू को बोला तो कनेक्ट करके रखता है ये, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक दूसरे अंगों को जोड़ के रखता है, ठीक है। और ये बनता किससे है, जो भ्रूण होता है ना, भ्रूण जो एम्ब्रियो होता है, बच्चा जब बनता है पेट में उसके 3 लेयर होती है, ऐसे इस तरह से 3 लेयर होती है। बाहर वाली एक्टोडर्म होती है, जैसे एक्टोडर्म। फिर बीच वाली होती है मीजोडर्म, मीजोडर्म। फिर अंदर वाली एंडोडर्म। इन तीनों से अलग अलग अपने ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जैसे एक्टोडर्म से स्किन वगैरह बन गई, मीजोडर्म से बोन्स वगैरह बन गई, मसल्स बन गई, एंडोडर्म से बाकी और अंदर के, इस तरह से अलग अलग बनते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, जो संयोजी ऊतक है ना, कनेक्टिव टिश्यू है, वो किससे बनते हैं, मीजोडर्म से बनते हैं। समझ गए। ये कह रहे हैं कि किससे बनते हैं, मीजोडर्म से। जो मसल टिश्यू है ना, उसको छोड़ के बाकी जो सारे टिश्यू हैं वो ये कह रहे हैं मीजोडर्म से बनते हैं, जो बीच वाली लेयर होगी उसकी, ठीक है। फिर आ गया पेशीय ऊतक। पेशीय यानी कि मसल टिश्यू। मसल टिश्यू क्या है, ये कह रहे हैं लंबी, संकरी और इस तरह से इनके आकार जो टिश्यू के होंगे ना, इस तरह से होगी, ऐसे टिश्यू होंगे लंबे से, गोल गोल बेलन आकार के स्पिंडल शेप में। और इसमें भी कौन कौन से होते हैं, मसल टिश्यू भी कौन कौन से होते हैं, एक तो रेखित यानी कि लाइनिंग वाली होगी, जिसको हिंदी में स्ट्राइएटेड बोलते हैं। यानी कि जो ये मसल जो होता है ना, पेशी ऊतक होता है, इसमें लाइनिंग वगैरह होगी तो उसे स्ट्राइएटेड बोलते हैं। दूसरी होती है नॉन स्ट्राइएटेड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अरेखित, यानी कि जिसपे ये लाइनें नहीं है। तीसरी क्या है, हृदय पेशियां, जो कार्डियक मसल्स होती है, ठीक है। तो ये तो होगी पेशीय ऊतक। फिर क्या है, तंत्रिका, न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम वाला। उसमें क्या क्या है, प्रेरणा संवाहन के लिए, यानी कि जो हमारे शरीर में मैसेजिंग होती है ना, हर चीज के लिए, पेन के लिए, ठंड के लिए, मतलब मल मूत्र के त्याग के लिए, वो किसके थ्रू होती है, नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है ना, ठीक है। तो उसमें जब ये बनती है, उनको न्यूरॉन्स कहते हैं, जिसके थ्रू मैसेज जाते हैं। एक मोटर न्यूरॉन होता है, एक सेंसरी न्यूरॉन होता है। मोटर न्यूरॉन कहाँ होते हैं, जो दिमाग से बाकी बॉडी पार्ट्स के में जाते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, बॉडी पार्ट से जो मैसेज लेके दिमाग की तरफ जाते हैं। 2 टाइप के हो गए, और एक मिक्स भी होता है सेंसरी और मोटर दोनों, ठीक है। मोटर न्यूरॉन मेनली 2 है। सेंसरी जो मोटर न्यूरॉन है वो कहाँ होते हैं, दिमाग से जो मैसेज पूरी बॉडी तक लेके जाते हैं। और एक और कौन से हो गए, सेंसरी न्यूरॉन, वो क्या कहते हैं, बॉडी से दिमाग की तरफ। हाँ, तो ये बने हुए टिश्यू। अब उसके बाद अगला इसमें आ गया कोष्ठ। कोष्ठ किसे कहते हैं, कोष्ठ किसे कहते हैं, एग्जाम में आ गया तो क्या लिखोगे, इसका पार्ट है। पेपर से नीचे का सर, और बात से ऊपर, बात से ऊपर दिन का मध्य भाग होता है। हाँ, यही बोला था मैंने सर, ये लिखेंगे ना, दिन का मध्य भाग। कोष्ठ जैसे बॉडी, पेटी की तरह जिसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कोष्ठ शब्द का अर्थ क्या है, संदूक या पेटी, है ना। ये एक तरह से संदूक ही है, इसमें सारे ऑर्गन रखे हुए हैं। कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं अपन इंग्लिश में, जिसमें कोई वस्तु या
ऑपरेशन करवाने जाएगा ताला भी तोड़ देंगे। कई बार उठा के किडनियां निकाल लेते हैं ना। हाँ तो मोर्चरी में ऑर्गन निकाल के जस्ट वो चेक ही करते हैं इसकी मौत का कारण क्या था। कैसे करते हैं मतलब? वो निकाल के फिर उन चेक कैसे करेंगे? लैब टेस्ट उनके थोड़े थोड़े पार्ट निकाले बायोप्सी करते हैं ना, जैसे वैसे चेक करेंगे उसमें क्या कुछ है किस चीज़। वो जस्ट उस टाइम जब पोस्टमार्टम करते हैं ना, वो सैंपल लेके लिफाफे में डाल डाल के भेज देते हैं। हाँ, उसके बाद रिपोर्ट वगैरह जब भी आती है वो आती रहेगी, फिर वो एक बार वापस सील के वहाँ पे रख के दे देंगे आपको बॉडी। ठीक है। तो होस्ट शब्द का अर्थ है संदूक या पेटी जिसमें कोई वस्तु या पदार्थ सुरक्षित रखे जाते हैं। ठीक है, सुरक्षा के लिए ये हमारा पार्ट है एब्डोमिनल कैविटी। इसमें अलग अलग प्रकार के ऑर्गन यानी कि क्या है, अवयव रखे होते हैं। ठीक है। तो शरीर के मध्य भाग को कोष्ठ कहते हैं। शरीर के मध्य भाग को कोष्ठ कहते हैं। तो इसमें कैसे क्या क्या अंग प्रत्यंग होते हैं, जैसे अमाशय। अमाशय किसको कहते हैं मंजू? है स्टमक को। फिर अपा आंत्र किसे कहते हैं? आंत्र हाथ को, इंटेस्टाइन को। पूजा यकृत किसे कहते हैं? लीवर को। खुशी ब्रिक किसे कहते हैं? किडनी को। ठीक है। और हृदय का पता ही है, फुफ्फुस किसे कहते हैं? फुफ्फुस फेफड़े को। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें सुरक्षित रखी जाती है किसमें? कोष्ठ में। है ये सारी ही होगी ना यार, ये पूरा ही हो गया वैसे तो। हाँ है तो यही है। और उसको वैसे आप मॉडर्न साइज में बोलेंगे तो उसको अलग अलग काउंट करते हैं आप। इस एरिया को अलग काउंट करते हैं, इसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं अपन। थोरेसिक कैविटी बोलते हैं यहाँ तक की जो डायफ्राम तक की होती है, इसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। ठीक है। तो उसके बाद अपना क्या कह रहे हैं, इसमें क्या होता है, आम, अग्नि तथा पक्व इनके स्थान कौन कौन से हैं? अमाशय है, लघव अंतर है, ग्रहणी है, मृद अंतर है। मृद अंतर कौन सी है मंचो? बड़ी आंत। ठीक है। मूत्र के स्थान है, मृग है, वस्ती है। ठीक है। रुधिर का स्थान क्या है? रुधिर किसे कहते हैं हम? रक्त को रुधिर कहते हैं। उसका स्थान कौन कौन सा है? यकृत और प्लीहा। यकृत लीवर को बोल दिया, प्लीहा किसको बोलेंगे? है प्लीहा स्प्लीन को बोलते हैं, तिल्ली को। ठीक है। फिर उंडुक। उंडुक कैसे कहते हैं? उंडुक उंडुक उंडुक। उंडुक बोलते हैं हम रेक्टम को। हाँ, जहाँ पे पुरीश इकट्ठा होता है। ठीक है, इसको पुरीश धरा भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा कोष्ठ। कोष्ठ शब्द से उर तथा उदर यह हम अर्थ ले सकते हैं। अब इन्होंने आयुर्वेद वालों ने तो इसको पूरे कोई कोष्ठ मान लिया, जो उर स्थान है इसको हमने उर स्थान बोला था, और इसको उदर, है ना। तो इसने इसको पूरे कोई कोष्ठ में लिया है, उर स्थान को भी और उदर को भी। ठीक है। फिर क्या है? कोष्ठांग। कोष्ठांग क्या है? कोष्ठांग से ये आ गया ना, लीवर आ गया, आंतें आ गई। कोष्ठ में रहने वाले जो अंग है ना, कोष्ठ में जो स्थित अंग है वो कोष्ठांग। हाँ, उसको जब आप कोष्ठांग वर्ड को अलग अलग करेंगे, कोष्ठ प्लस अंग, है ना, कोष्ठ में स्थित जो अंग है वो क्या कहलाते हैं? कोष्ठांग। तो कौन कौन से हैं उसमें? नाभि है, हृदय है क्या कह रहे हो? नाभि किससे अटैच होती है? कैसे होती है? अटैच किससे होते हैं? क्या काम होते हैं?
एक मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था ना भी, एक मैंने आपको जैसे बताया था वो चक्के की तरह होते हैं सेंटर में, थोड़े दिन पहले पढ़ाई थी ना भी इस तरह से ऐसे ऐसे करके मैंने आपको बताई थी। इसमें आर्टरी जुड़ी होती है इससे बहुत सारी, याद हो तो। उसमें मैंने आपको कहा था ना, जैसे कुछ कहते हैं होठ सूखते हैं तो तेल डालो नाभि में, है ना। वो क्यों असर करती है? क्योंकि उससे सारे शरीर की आर्टरीज वगैरह वो कनेक्टेड होती है। हाँ, इससे किससे? हाँ, सेंटर में है, ठीक है। तो इसमें और क्या होता है? प्लिया और ब्रिक बस्ती पुरुषाधार, ये मैंने आपको बता दिया, पुरुषाधार बोल दिया। उंडुक को पुरुषाधार भी बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर पुरुष रहता है, ठीक है। फिर अमाशय है, उत्तर गुद है, अदय गुद है, शुद्धांतर, शुद्धांतर कौन सी है? छोटी आंत, और बड़ी आंत को क्या बोलेंगे? बृहदांतर, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट क्या है? आशय, आशय क्या होता है? रिक्त स्थान, खाली स्थान को क्या बोलेंगे? रिक्त स्थान। कोष्ठ में जो भी रिक्त स्थान युक्त प्रत्यंग पाए जाते हैं उसे आशय कहा जाता है। जैसे आमाशय, पक्वाशय, आशय लग रहा है ना इनके साथ है। सबसे बड़ा अंग ऑर्गन, जब हम लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करेंगे तो लीवर है, हाँ यकृत, वो ऑर्गन में आएगी। जब लार्जेस्ट ऑर्गन आपसे पूछा जाए तो आप स्किन लिखोगे, जब लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाए तो आप लीवर लिखोगे। लीवर 1.5 किलो का होता है कम से कम, हाँ, सबसे ज्यादा भारी होता है। साइज इसका, हाँ वो तो डायमेंशन इसका जो भी है ना, ये लीवर है ना अपना, यहाँ से लेके खत्म यहाँ तक होता है, यहाँ तक पहुंच जाता है, बिल्कुल स्टमक के ऊपर तक आ जाता है, ठीक है। तो आशय में कौन कौन से आगे कहते हैं? पुरुष शरीर में कितने आशय पाए जाते हैं? 7। इसका इसका डायमेंशन देख के बता देंगे यार आपको, ये जब आप ले है? नहीं, एमएम में नहीं होगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर चलेगा। एमएम तो फिर यार बिल्कुल ही ऐसे हो जाएगा, इतना बड़ा दिखाई दे रहा है वो, तो फिर इतना जो ये दिखाई देगा कितना बड़ा दे रहे हैं, सेंटीमीटर चलेगा। अब सुन लो, इसमें पुरुष शरीर में क्या है? 7 आशय पाए जाते हैं। वाताशय, पित्ताशय, कफाशय, आमाशय, पक्वाशय, रक्ताशय और मूत्राशय। पुरुष शरीर में कितने आशय पाए जाते हैं मांशु? पुरुष शरीर में कितने आशय पाए जाते हैं? अभी मैं बता के हटाऊं है, 7 आशय हैं, ठीक है। फिर क्या है? स्त्री, स्त्री शरीर में क्या होता है? पुरुष से 3 आशय ज्यादा पाए जाते हैं, 1 गर्भाशय और 2 स्तनाशय, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गए आशय। 2 मिनट रोकना इसको। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हमने पहले बात की है आशय की। आशय कितने होते हैं हमारे शरीर में? आशय कितने होते हैं पुरुष शरीर में? हाँ, 3 अधिक होते हैं। 7 और 3 कितने हो गए? 10 होते हैं। 7 और 3 हिमांशु क्या हो गया यार? 7 और 3 कितने होते हैं? 10 होते हैं। साइंस के साथ साथ मैथ भी डाउन है ना, तभी साइंस लिया। तो कौन कौन से आशय होते हैं? और रक्ताशय, मूत्राशय, अमाशय। तो इस तरह से है। और लेडीज में, फीमेल में 3 एक्स्ट्रा कौन से होते हैं? 1 गर्भाशय, 2 स्तनाशय, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कला। कला क्या होती है? मेम्ब्रेन, आवरण। कला कहते हैं हम आवरण को, आवरण किसे कहते हैं हम? मेम्ब्रेन को, ठीक है। एक पतली झिल्ली के समान श्वेत, श्वेताभ या पांडुबन की, व्हाइट या व्हाइटिश या फिर थोड़ा थोड़ा
पीलेपन की सी एक झिल्ली होती है, यानी कि लेयर होती है, ऐसी होती है, चमकदार होती है, स्निग्ध होती है, चिकनी सी होती है, और क्लेद युक्त आवरण होती है, थोड़ी गिल्ली गिल्ली सी होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, आवरण प्रत्यंग, कोष्ठांग, आशय नलिका, धमनी, मतलब वेन्स वगैरह हर ऑर्गन के आर पार होती है। ठीक है, फिर क्या है, शरीर में कलाएं 7 प्रकार की बताई है, 7 प्रकार की मेम्ब्रेन है, जो धातु और आशय इनके बीच की मर्यादा है। ठीक है, तो कला कौन कौन सी होती है, फिर कलाएं 7 प्रकार की बताई है, कौन कौन सी, मांस धरा कला, फिर और रक्त धरा कला, मेद धरा कला, और श्लेषम धरा कला, मल धरा, और पित्त धरा, और एक शुक्र धरा कला। हाँ सेम है क्या, सेम नहीं होगी, थोड़ा फर्क है उसमें, बात पित्त विधा। ठीक है, देखो इसमें मल, मांस धरा कला, रक्त धरा कला, मेद धरा कला, श्लेषम धरा कला है। हाँ थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, हास्य से थोड़ा अलग रहेगा इसमें। तो मांस धरा कला क्या है, प्रथम कला को मांस धरा कला कहते हैं। प्रथम धरा कला किसको बोला है, मांस धरा कला को प्रथम धरा कला बोला है, लेकिन कह रहे हैं कि इसको धातु पोषण के क्रम के आधार पर रक्त धरा को प्रथम कहना चाहिए था। जैसे रस, रक्त, मांस, पहले रक्त का है ना, तो कहने पहले उसको प्रथम किसको कहना चाहिए था, रक्त धरा कला को, परंतु रक्त तथा मांस का आपस में आश्रय आश्रय भाव है, रक्त और मांस का, क्योंकि रक्त धातु के बाद ही मांस बनता है। ठीक है, तो मांस क्या है, आधारभूत है, इसलिए इसको प्रथम धरा कला बोला है। ठीक है, सेकंड कौन सी है, रक्त धरा कला। तो ये कहाँ रहती है, यह कला शिराओं में तथा यकृत और प्लिया में, अंदर से भी, और अभ्यंतर किसे कहते हैं, अंदरूनी, और बाह्य किसे कहते हैं, बाहरी। ठीक है, फिर तीसरी क्या है, कला का नाम क्या है, मेदोधरा कला। मेद कहाँ प्रेजेंट होता है, उदर गुहा, उदर गुहा यानी कि पेट में भी होता है, अनु अस्थियों में होता है, बड़ी अस्थियों में मज्जा रहती है। ठीक है, तो तीसरी होगी मेद धरा कला। फिर चौथी है श्लेषम धरा कला। श्लेष्मा किसे कहते हैं हम, कफ, कफ को हम श्लेष्मा भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम श्लेष्मा भी। और ये कौन सी कला है, चौथी। तो ये क्या है, प्राणियों के शरीर में स्थित सर्व अस्थि संधियों में रहती है, अस्थि और संधियों में। ठीक है, सर्व शरीर में अस्थियों में, अस्थि यानी हड्डियां, और संधियां यानी कि जोड़। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जैसे चक्के के बीच में तेल लगाया जाता है, स्नेह लगाने से गाड़ी का पहिया ठीक से चलता है, वैसे ही श्लेष्म धरा कला है जो, उसके कारण श्लेष्मा हलचल जो है सम्यक रूप से रहती है। ठीक है, संधियों की, जैसे इनमें होते हैं ना वो, ग्रेस जो बोल देते हैं, सिनोवियल फ्लूइड बोलते हैं वैसे अपन मॉडर्न साइंस में इसको। ठीक है, फिर क्या आ गया, पित्त धरा कला। पांचवी है पुरीष धरा कला। पुरीष धरा कला किसे बोला है, जिस मल धरा को। और एक और हमने अभी 2 मिनट पहले नाम लिया था, उंडुक। ठीक है, अंतकोष्ठ में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ये कह रहे हैं बृहद अंतर के उंडुक नाम के प्रत्यंग में यह कला रहती है, रेक्टम में। ठीक है, फिर है पित्त धरा कला। पित्त धरा कला क्या है, मुख से होकर अन्न नालिका मार्ग से अमाशय में जाता है, मुख से लेके अमाशय तक। अग्नि स्थान यानी कि लघव अंतर, अग्नि का स्थान कहाँ था, जो छोटी आंत है, छोटी आंत में पाचन होता है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है, शुक्र धरा। 7वीं जो कला है वो है शुक्र धरा कला। यह शरीर मानव के सर्व शरीर में रहती है, जैसे दूध में मक्खन होता है,
है, दूध के अंदर मक्खन होता है लेकिन वो दिखता नहीं है ना। हाँ विलोना पड़ता है। हाँ वो उसके बाद तो कई चीजें बन जाएगी फिर तो, घी भी बन जाएगा। और मतलब एक बात अभी, जैसे मक्खन होता है लेकिन दिखता नहीं है, होता पूरे दूध में है वो, वैसे ही शुक्र अपने संपूर्ण शरीर में होता है, दिखता नहीं है। जैसे गन्ने में रस होता है ना, उसको निचोड़ने के बाद वो रस निकलता है, उस प्रकार से तो अग्नि का पाक करने से ही गुड़ उत्पन्न होता है। जैसे गन्ने के रस में जैसे गुड़ होता है और उसको अग्नि पर पाक करते हैं जब हम, तब वो गुड़ निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्रोतस। स्रोतस किसको बोलते हैं हम, ये शुरू की क्लास में पढ़ाए थे आपको, स्रोतस, जिसके द्वारा श्रावण क्रिया होती है, जिसमें से मतलब खाली चीजें उसमें से, जैसे रक्त बह रहा है, रक्त बहनियाँ होगी, मूत्र बहनियाँ होगी, जैसे ये स्रोतस हो गया है ना। तो इसमें सिस्टम है ना जो अलग अलग, प्राण व स्रोतस। प्राण व स्रोतस कौन सा हो गया, इसको अपन कोरिलेट कर सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से, ठीक है। फिर उदक व स्रोतस, इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम से, उदक व, उदक किसे कहते हैं, पानी को कहते हैं, लिक्विड को, ठीक है। स्रोतस क्या है, जिसमें से होके श्रावण क्रिया होती है। श्रावण क्या बोलते हैं, जैसे बहता है जो, उसको स्रोतस कह देंगे। अन्न व स्रोतस किसको बोल दिया हम, किससे कह सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को कह सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, रक्त व स्रोतस, रक्त व स्रोतस, सर्कुलेटरी सिस्टम, मांस व स्रोतस, मेद व स्रोतस, यानी कि 7 जो धातु है ना, उसमें कौन कौन से जोड़ देंगे अपन, प्राण व, उदक व, और कौन सा हो गया, आर्तव व। 7 धातुएं, 3 मल, 10 होगी, और उसमें फिर प्राण व जोड़ दिया, उदक व जोड़ दिया और अन्न व जोड़ दिया, 10 और 3 13, 13 होगी, ठीक है। और एक इन्होंने आर्तव भी एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दिया, तो 14 स्रोतस हो गए अपने, ठीक है। फिर क्या है, ग्रंथियां। तो ये आप ग्रंथियां नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।